इसलिए लगा शायद ये उसी तरफ इनका दिमाग है और थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट उधर हुआ। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नेहरू नहीं था, इस बार प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। वे लाल एक ही हुआ इस देश में। इस देश के पैदा होने के बाद लोग अपने पुत्रों को लाल कहते हैं, पर इस देश के आजाद होने के बाद लाल एक ही हुआ इस देश में, जिसे लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जानते हैं। इस बार प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जो सेना के साथ बॉर्डर पर खड़ा रहा जब युद्ध हुआ। यहां हमला किया, सेना इधर डाइवर्ट हुई, पहले बीएसएफ आदि के झगड़े हुए, उसके बाद सेनाएं इन्वॉल्व हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने दूसरी तरफ से घुसपैठियों को जम्मू कश्मीर में घुसा दिया। कितनी संख्या में आपको लगता होगा घुसाए थे? कहते हैं 25,000 से 30,000 की संख्या में हथियारबंद लोग सामान्य वेशभूषा में, कश्मीरियों की वेशभूषा में सीमा रेखा के पार घुसा दिए। और कश्मीर की जनता से यह उम्मीद पाकिस्तान पहले ही करे बैठा था कि जिस समय युद्ध होगा कश्मीर की जनता किसका साथ देगी? क्यों? क्योंकि वो धर्म एक है दोनों का, इसलिए वो उनका साथ देगी। और वैसा हुआ भी, बहुत बड़े स्तर पर ऐसा हुआ भी, उन्होंने उनका साथ दिया। हाँ, कुछ लोग ऐसे थे, क्योंकि जम्मू का इलाका हिंदू इलाका है, तो क्योंकि उनके लोग भी थोड़ा ऊपर तक काम करते थे, अपने रोजगारों के लिए जाते थे, तो उन लोगों ने देखकर ये सूचना सेनाओं तक भेजी, इसलिए उनका भंडाफोड़ हो गया और युद्ध छिड़ गया। 4 महीने तक युद्ध चला और 4 महीने में लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत की सेना जा पहुंची लाहौर। वो तो इलाका छोड़ दो जिसे जीतने पाकिस्तान आया था, अपितु भारत की सेना लाहौर जा पहुंची और यहां तक स्थिति बनी कि पाकिस्तान ने हाथ जोड़े कि 1 दिन का युद्ध विराम कर दिया जाए ताकि हम लाहौर के लोगों को वहां से विस्थापित कर सकें। यानी लाहौर शहर खाली करने की तैयारी हो चुकी, लाहौर जीता जा चुका, वहां तक का पाकिस्तान भारत में आ चुका, यह आप मान लीजिए। इसके बाद दखल शुरू होता है। यहां आप चलिए, जून में युद्ध शुरू हुआ था, मई में उन्होंने हमला किया था कच्छ के रण में, और 4 महीने युद्ध चला। तो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में युद्ध विराम करवा दिया पाकिस्तान, ये कश्मीर, रशिया ने और अमेरिका ने मिलकर युद्ध विराम करवा दिया। उसके 4 महीने बाद संधि हुई रशिया के उज्बेकिस्तान के, जो अब एक अलग देश है, उस समय रशिया में ही था, उज्बेकिस्तान के ताशकंद शहर में, नाम सुना होगा ना आपने, ताशकंद में संधि हुई। और वहां उनकी ओर से, पाकिस्तान की ओर से आए थे जनरल अयूब और भारत की ओर से गए थे लाल बहादुर शास्त्री। 4 महीने बाद इस युद्ध की समाप्ति के, युद्ध कब समाप्त हुआ था? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में समाप्त हो गया। अगले 4 महीने लगाओ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और ये बहुत बुरा महीना जनवरी। जनवरी में आज का दिन है 11 जनवरी। 11 जनवरी में दिन के 1:30 बजे संधि हुई। और संधि में यह किया लाल बहादुर शास्त्री ने, क्यों किया वो एक रहस्य है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने यह किया कि जितना जीता हुआ इलाका था, मैं उस इलाके के जो पाकिस्तान ने जबरन बहुत दिनों से दबा रखा था, उस सहित सारा इलाका पाकिस्तान को वापस कर दिया। और यह इलाका वापस करने के बाद बातें चल रही थी कि इससे आगे कुछ चर्चाओं को बढ़ाया जाए, अफगानिस्तान से होते हुए फिर भारत वापस आना था। रात्रि में वहीं रुके लाल बहादुर शास्त्री, और लाल बहादुर शास्त्री ने यह फैसला ले भी लिया, ये सब हो भी गया, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री बहुत बेचैन थे। उस समय इस देश में 2 नेताओं ने, एक का नाम मैं भूलता हूं, एक का मुझे याद है, एक का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी और एक का नाम मैं भूलता हूं। इन 2 नेताओं ने इस फैसले का भयंकर विरोध किया और उन्होंने इसके खिलाफ बयान दिए देश के भीतर। लाल बहादुर शास्त्री ने सदाशिवराव गोलवलकर जी, नहीं, वो तो नेता ही नहीं थे। उधर से फोन आया, इधर से लाल बहादुर शास्त्री ने घर पर फोन किया और अपनी बेटी से कहा कि तनिक अपनी अम्मा से बात करा दो। अम्मा मतलब उनकी पत्नी, क्या नाम था? ललिता शास्त्री शायद नाम था। ललिता शास्त्री को कहा कि अम्मा बोलते थे बच्चों के साथ बात करते हो, जैसे आप भी लोग भी कह देते हो ना कि मम्मी से बात करा दे। तो उन्होंने अपनी बड़ी लड़की को फोन किया और फोन करके कहा अम्मा से बात करा दो। तो उनकी बड़ी लड़की ने कहा मैं जाती हूं। वो गई और वापस आई और आकर कहा कि अम्मा ने आपके साथ बात करने से मना कर दिया। अम्मा ने कहा भला क्यों जीता हुआ इलाका आपने वापस दे दिया? आप स्थिति देखो कि व्यक्ति देशभक्त नहीं था, पूरा परिवार देशभक्त था।
पत्नी ने पति के साथ बात करने से मना कर दिया कि तुमने जीता हुआ इलाका वापस क्यों दे दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी को यह बात बहुत हृदय पर लगी, वो बहुत दुखी हो गए इस बात से, और उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि तुझे मेरा फैसला कैसा लगा। लड़की ने एक सीधे वाक्य में कहा कि बिल्कुल गलत लगा। सीधा वाक्य कहा कि बिल्कुल गलत लगा। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे सम्मानित नेता विरोध कर चुके, पूरा परिवार विरोध में है, उनके बच्चे तक उनके विरोध में आ गए। सोचो लाल बहादुर शास्त्री पर क्या बीत रही होगी। पर आप समझ सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री पर दुनिया की सबसे बड़ी दो महाशक्तियों का दबाव था, एक रशिया और दूसरा अमेरिका। असल में लाल बहादुर शास्त्री ने निर्णय स्वयं नहीं लिया था, अपितु वहां एक ऐसी भयंकर परिस्थिति घट रही थी जिस भयंकर परिस्थिति को हम आज तक जान नहीं पाए। लाल बहादुर शास्त्री ने निर्णय लिया और इस निर्णय को लेने के 12 घंटे बाद रात के 1:30 बजे, उस समय कुलदीप नैयर उनके सूचना सचिव हुआ करते थे, सूचना सचिव के पास दौड़ते हुए एक आदमी आया, उसने कहा योर प्राइम मिनिस्टर इज डाइंग, आपके प्रधानमंत्री मर रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री को बीमारी हुई थी, हार्ट अटैक आया था, ये कैसे पता चला कि मर रहे हैं? लेकिन उन्होंने यही कहा कि योर प्राइम मिनिस्टर इज डाइंग, आपके प्रधानमंत्री मर रहे हैं, या यूं कहो कि मौत से जूझ रहे हैं। कुलदीप नैयर आनंद फानंद में भागकर वहां पहुंचे, लेकिन जब तक वो वहां जाते तब तक दूर खड़े रशिया के प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर कह दिया कि अब शास्त्री जी दुनिया में नहीं रहे। दौड़कर वहां तक गए और उनके जो डॉक्टर थे, उनके जो व्यक्तिगत चिकित्सक थे, उस चिकित्सक ने जाकर कोशिश की, लेकिन तब तक उन्होंने जब हाथ पकड़ा तब तक शास्त्री जी दुनिया में नहीं रहे थे, शास्त्री जी मर चुके थे। उसके बाद केवल औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कुछ रशियन डॉक्टर्स की टीम आई, उन्होंने झूठ मूठ इंजेक्शन भी लगाए, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। शास्त्री जी को तिरंगे में लपेट के और विदेश की जमीन से, जहां वो एक संधि करने गए थे, वहां से मृत हालात में भारत लाया गया। बाद में ललिता शास्त्री जी ने यह मुद्दा उठाया, उनकी पत्नी ने यह मुद्दा उठाया कि आखिर मेरे पति का शव नीला क्यों पड़ा। जब उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ था तो उनके शरीर पर कटे हुए निशान क्यों थे, उनके शरीर पर कटे होने के निशान क्यों थे, जगह जगह सफेद धब्बे क्यों थे। मेरे पति की हत्या की गई है, उन्हें कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ। यह ललिता शास्त्री जी ने खूब प्रबलता से मुद्दा उठाया और यह प्रश्न आज तक भी है। उसके बाद जब यह घटना घट गई तो अब नए प्रश्न खड़े होते हैं, और नए प्रश्न ये खड़े होते हैं कि उनके जो डॉक्टर थे उनकी परिवार सहित एक रोड एक्सीडेंट में एक ट्रक के नीचे कुचलकर हत्या कर दी गई। पूरा परिवार मर गया, एक भी व्यक्ति उनके परिवार में नहीं बचा। एक लड़की बची, लेकिन वो जीवन भर के लिए विकलांग हो गई, जो बोल तक नहीं सकती थी। इनका रसोइया जिसका नाम रामनाथ था, उसने ललिता शास्त्री जी को फोन किया और फोन करके कहा, क्योंकि उन दिनों तो परिवार जैसी स्थितियां होती थी और बहुत भारतीय परिवेश था, तो फोन करके कहा कि अम्मा बहुत दिन का बोझ है, बहुत दिन का बोझ है जो जी पे लिए फिरते हैं और जिया नहीं जा रहा है, आज ये सारा बोझ हल्का कर देंगे। रामनाथ रसोइया ये बात कहकर और अम्मा से बात करने के लिए उनके घर तक जा रहा था, बीच रास्ते में रामनाथ की भी हत्या हो गई। इसी समय अमेरिका और रशिया जो भारत पर यह दबाव बना रहे थे कि अपना परमाणु कार्यक्रम बंद कर दो, जिसके लिए लाल बहादुर शास्त्री ने साफ मना कर दिया था, 1944 से उस परमाणु कार्यक्रम को चलाने वाले डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की भी हत्या कर दी गई। उनकी भी हत्या कर दी कुछ ही दिन बाद, शायद 2-3 हफ्ते बाद, इनके मरने के कुछ ही दिन बाद होमी जहांगीर भाभा की भी हत्या कर दी गई। आश्चर्य की बात यह है 1977 में जांच कमेटियां वगैरह बिठाई गई, लेकिन उससे पहले तक, जब तक जांच कमेटी नहीं बैठी, उससे पहले तक 1966 से लेकर 77 तक, इन 11 सालों में आप आश्चर्य करेंगे कोई इस पर विशेष काम नहीं किया गया, और उनके मरने के बाद उनके पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया। लाल बहादुर शास्त्री का पोस्टमार्टम तक भी नहीं हुआ था। यह एक छोटी सी कहानी है, जिस कहानी से हमें सबक लेने की जरूरत है। क्या सबक लेने की जरूरत है? इसे सीखने की जरूरत है। देखो, एक चीज हो सकती है, मैं एक जगह बोल रहा था तो उन्होंने कहा कि आप जो बोल रहे हैं ये बात थोड़ी सी पॉलिटिकल हो जाएगी, तो मैंने सोचा पॉलिटिकल हो जाएगी तो क्या होगा? पॉलिटिकल हो जाएगी तो यहां खड़ा होकर कोई व्यक्ति विरोध कर देगा, मुझे गालियां दे देगा, कहेगा तुम तो वेद प्रचार करने आए थे, ये कौन सी बात लेकर बैठ गए हो, इनका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, देश जाए भाड़ में, मेरा सम्मान बचना चाहिए,
या फिर सम्मान जाए भाड़ में, देश बचना चाहिए? कौन सी बात बढ़िया है? देश बचना चाहिए। इसलिए भैया मैं वेद प्रचार वाले मंच पर बैठकर भी राजनीति की बातें कर लेता हूं, और जिससे जो होता है वो कर ले, मैं कर लेता हूं ये बातें। तो लेकिन इस बातों को समझने की जरूरत है। आज परिस्थितियां बहुत खराब हैं। मैं ये नहीं कहता कि आज तक देश में 1947 से लेकर इन 75 सालों में इस देश में कुछ नहीं हुआ है। देश ने बहुत उन्नति की है, बहुत प्रगति की है। हम भैया बजाज चेतक स्कूटर से निकलकर आज इलेक्ट्रॉनिक कारों तक आ गए हैं। हम उस काल से निकलकर जहां चिट्ठियों में बातें 15 दिन में दूसरे गांव पहुंचती थी, वहां से आज हम इस मोबाइल पर आ गए हैं, जहां इधर से उधर बातों का पहुंचना वीडियो के साथ संभव हुआ है। देश में अगर मैं ये कह दूं कि कुछ नहीं हुआ है, तो ये इस देश के इन 100 करोड़ लोगों के पुरुषार्थ पर थूकना होगा। ये तो अच्छी बात नहीं है। इस देश ने पुरुषार्थ किया है और देश ने उन्नति की है। देश उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है और इस समय देश एक संक्रमण की अवस्था से गुजर रहा है, यानी देश बहुत बड़ी उन्नति की ओर बढ़ रहा है। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि देश एक ऐसी दीवार के ऊपर चल रहा है जहां एक तरफ बहुत बड़ी उन्नति है, लेकिन दूसरी ओर इतनी भयंकर खाई है कि यदि इसमें देश गिर गया तो बचने की कोई संभावना नहीं है। जो गुलामी पहले आई है उस गुलामी की तो वो तो बीत गई, लेकिन अब जो गुलामी आएगी वो ऐसी गुलामी आएगी जिसे आप विचार भी नहीं कर सकते। तनिक सोचो इस बात को। जितना हिस्सा आपको मिला था, जितना भारत आपको मिला था 1947 में, वो भारत आज आपके पास नहीं है। उतना भारत आज आपके पास शेष नहीं है, और ये लगातार घट रहा है। अभी वर्तमान प्रधानमंत्री, कोई ये कह सकता है कि मैं राहुल गांधी जी पर टिप्पणी कर दी दोपहर, तो कोई ये कह सकता है कि भाई ये तो एंटी कांग्रेस है। नहीं, मैं उस हर आदमी के खिलाफ हूं जो आदमी देश को तोड़ने की या नुकसान करने की बात करता है। मैं किसी के पक्ष में या किसी के खिलाफ बिल्कुल नहीं। पिछली योजना में इस समय जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने बांग्लादेश के साथ एक सीमा विवाद को हल किया। आपको जानकारी है वो सीमा विवाद कैसे हल किया गया? 165 गांव बांग्लादेश को देकर उस सीमा विवाद को हल किया गया। ये पिछली योजना की बातें आपको बता रहा हूं, ये बहुत पुरानी बातें नहीं बता रहा। जहां एक तरफ कश्मीर के 3 टुकड़े हो गए, एक हिस्सा चला गया चाइना के पास, जिसे आज हम चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं, और दूसरा हिस्सा चला गया पाकिस्तान के पास, जिसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। केवल इतना ही नहीं, आप अगर अपने चारों ओर का इलाका देखें, चाहे वो बांग्लादेश की सीमा हो और चाहे चाइना से जुड़ा हुआ एक बहुत लंबा इलाका, सबसे ज्यादा सीमा, सबसे लंबी सीमा हमारी कौन से देश के साथ जुड़ी हुई है किलोमीटर में? वैसे तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन वो यूं जिग-जैग करके है, इसलिए किलोमीटर बढ़ जाते हैं। लेकिन बहुत बड़ा इलाका जिसे चीन, जिसके कारण हम खतरे में हैं, वो चीन के साथ संबंध रखता है। और चीन आपकी तरफ इतनी भयंकर तेजी से बढ़ रहा है कि वो कितने कितने भीतर रोज घुस जाता है, हमें पता नहीं है। आप अपने घरों में चैन से बैठे हैं, किस दिन आपके दरवाजे पर आकर वो चाऊ माऊ बोलेंगे ना, तब आपको पता चलेगा। वो बैल बजाएगा और आके चीनी करेगा, तब आपको पता चलेगा चीन यहां आ गया। तब आप सोचोगे अरे बाप रे, मैं पहले क्यों नहीं जागा? इसलिए आज जागने की जरूरत है। देखो, आप राजनीति में दखल दो या ना दो, लेकिन राजनीति आप में दखल बोलो देती है कि नहीं देती है? अरे जब आदमी पैदा होता है ना, तो उसका जन्म प्रमाण पत्र बनता है, उसी दिन आप राजनीति का हिस्सा बन जाते हो। और जब तक मरते हो, मरने के बाद भी आपका मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, मरने के बाद भी राजनीति आप पर काम करती है। बोलो हाँ के ना? अमेरिका में $1 का दाम बढ़ता है और $1 का दाम घटता है। इससे मंदिर के बाहर बैठे भिखारी का जीवन प्रभावित होता है, क्योंकि डॉलर का दाम बढ़ने और डॉलर का दाम घटने से इस देश में चीजें महंगी और सस्ती होती है। 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तो 1947 में गांधी जी, जो इस देश के बाद में राष्ट्रपिता बन गए, आज भी पिताजी के नाम से उन्हें जानते हैं, लोग कहते हैं फादर ऑफ नेशन। नहीं, मैं बहुत सम्मान करता हूं गांधी जी का, मैं बड़ा प्रभावित हूं गांधी जी से। वो बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने इस देश में एक कमाल का आश्चर्यजनक घटनाक्रम को अंजाम देके दिखाया। जिस समय देश आजाद हुआ, तो उस समय इस देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए 2 लोग दावेदार थे। कौन कौन हैं? ना ना ना, सरदार पटेल तो थे ही नहीं। 2 आदमी दावेदार थे, एक तो जिन्ना और एक गड्ढा। एक तो पंडित नेहरू और दूसरे मोहम्मद अली जिन्ना। अच्छा, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए, अपितु मुझे तो प्रधानमंत्री बनना ही बनना है, ये इनके प्रकारेण। तो उन्होंने एक नारा दिया था, डायरेक्ट एक्शन।
क्या कहा था? डायरेक्ट एक्शन, जिसे कलकत्ता किलिंग्स के नाम से बाद में जाना गया है। डायरेक्ट एक्शन जो उन्होंने कहा था, उसकी परिभाषा देते हुए स्वयं जिन्ना लिखता है अपनी आत्मकथा में, कहा मुझे चाहिए या तो संपूर्ण भारत या विभाजित भारत, या तो पूरा भारत चाहिए या तो काट के मुझे पूरा अलग दो, मैं अलग पाकिस्तान लेकर रहूंगा। उसने वो किया, उसने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की, मारकाट हुई, मारकाट में पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान एक अलग देश के रूप में आज विकसित हो गया। अलग देश